नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी हिंदी पाठशाला में। साथियों, हिंदी अपनों की भाषा, सपनों की भाषा, पढ़ें, बोलें, सीखें और गर्व करें। हमारी जो श्रृंखला चल रही है रीतिकाल के बारे में और हिंदी साहित्य के तृतीय कालखंड रीतिकाल के बारे में जो हम बता रहे हैं, उसके बारे में 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और ये मेरी तीसरी वीडियो है और आशा करती हूँ कि आप लोग वो वीडियो देख चुके होंगे और अच्छी भी लगी होंगी। तो आइए मैं चर्चा करती हूँ रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही उपयोगी है। यहाँ तो जैसा कि हम लोग जानते हैं रीतिकाल जो है वो श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण ही इसको श्रृंगार काल कहा गया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते भी हैं कि इस काल की विशेषता है श्रृंगार। इस काल के जो प्रधान रस है वो श्रृंगार रस है और इस दृष्टि से अगर कोई इसे श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। तो इसी सुझाव के आधार पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसका नामकरण रीतिकाल श्रृंगार काल रखा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति निरूपण की प्रवृत्ति के कारण ही इसका नामकरण रीतिकाल रखा और सुझाव देने वाले होते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नामकरण करने वाले होते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पे पहले जो है वह रीतिकाल का प्रधान रस है श्रृंगार रस और रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है रीति निरूपण और श्रृंगार वर्णन। रीतिकाल के संदर्भ में रीति शब्द का अर्थ है काव्यांग निरूपण, रीति का अर्थ है काव्यांग निरूपण और रीतिकाल का सर्वाधिक प्रचलित छंद है कवित्त और सवैया। जैसा कि घनानंद ने अपने जो रचना है उसमें वो कवित्त और सवैया का अधिकाधिक प्रयोग किया है और वैसे भी अन्य कवियों ने भी कवित्त और सवैया छंद का ही प्रयोग किया है। तो इसलिए रीतिकाल का अगर प्रचलित छंद पूछा जाए तो वहाँ पे होगा कवित्त और सवैया। दोहे में बिहारी लाल ने लिखा है। और रीतिकाल का सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप है मुक्तक काव्य है। रीतिकाल की जो काव्य रूप है वो मुक्तक काव्य है। प्रबंध काव्य में मतलब गिने चुने ही लोगों ने लिखा है, उसकी जो प्रधान काव्य रूप है वो मुक्तक काव्य ही माना जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का पहला प्रयास किया गया रीति मुक्त कवियों के द्वारा और रीति मुक्त काव्य में लक्षणा और व्यंजना का चमत्कार दिखाया गया है। रीति मुक्त काव्य में जो शब्द शक्तियां हैं लक्षणा और व्यंजना, उसके आधार पर उसमें जो लक्षणा और व्यंजना ये 2 शब्द शक्तियां हैं उसके आधार पर रीति मुक्त काव्य में चमत्कार दिखाया गया है। रीति मुक्त कवियों में ठाकुर ने चमत्कार दिखाया है लोकोक्तियों के द्वारा। ठाकुर जो है वो रीति मुक्त कवि होते हैं। रीति मुक्त कवि में होते हैं आलम बोधा ठाकुर, आलम बोधा घनानंद ठाकुर और ये होते हैं रीति मुक्त कवि। तो रीति मुक्त कवियों में ठाकुर ने लोकोक्तियों के द्वारा चमत्कार दिखाया है। घनानंद ने चमत्कार दिखाया लक्षणाओं के बल से। इसकी इनकी जो विशेषता है वो जो चमत्कार दिखाते हैं लक्षणा के बल से दिखाते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी लक्षणा का जो है वो उनका तारीफ भी करते हैं। और आलम ने चमत्कार दिखाया है अलंकारों के प्रयोग से। आलम क्या है? वो रीति मुक्त कवि है और उन्होंने जो चमत्कार दिखाया वो अलंकारों के प्रयोग से। अगर प्रश्न आ जाए कि लक्षण के बल पर चमत्कार दिखाने वाले कौन है, कौन से रीति मुक्त कवि हैं, तो वो होंगे घनानंद। और अलंकारों के प्रयोग से चमत्कार दिखाने वाले कौन से रीति मुक्त कवि हैं, वो होंगे आलम। और रीति मुक्त कवियों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है फारसी का। रीति मुक्त कवियों पर जैसे कि घनानंद है, उनकी जो रचना है उन पर फारसी का प्रभाव ज़्यादा पड़ा है। और रीति मुक्त कवियों में फारसी के विद्वान माने जाते हैं घनानंद और आलम। फारसी पर का प्रभाव किस पे पड़ा है? रीति मुक्त कवियों पे। और रीति मुक्त कवियों में फारसी के विद्वान माने जाते हैं घनानंद और आलम। द्विजदेव की गणना रीतिबद्ध कवियों में की जाती है किंतु सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है रीति मुक्त काव्य का। जैसा कि कहा जाता है कि द्विजदेव एक रीतिकाल के एक ऐसे कवि हैं जो रीतिबद्ध और रीति मुक्त दोनों कवियों में काव्य धाराओं में गिने जाते हैं, लेकिन उन पर सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा है वो रीति मुक्त काव्य धारा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए कि रीतिकाल के जो प्रधान रस है वो है श्रृंगार रस। रीतिकाल का जो प्रधान प्रवृत्ति है वो है रीति निरूपण और श्रृंगार वर्णन। और अगर गौड़ प्रवृत्ति देखी जाए तो इसमें दरबारीपन, नायक नायिका भेद, मुक्तक काव्य, अलंकार प्रधान, अलंकारवादी रचना और नारी का भोग्य स्वरूप का वर्णन मतलब और ऐसे अन्य विशेषताएं आ जाएंगी। लेकिन अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो वो रीति निरूपण और श्रृंगार वर्णन ही होगा। रीति शब्द का अर्थ है काव्यांग निरूपण। और रीतिकाल का जो प्रचलित छंद है वो कवित्त और सवैया है। रीतिकाल का प्रचलित काव्य रूप है वो मुक्तक काव्य रूप है। रीतिकाल में जो
शुद्ध कविता की खोज किया गया है रीति मुक्त काव्य में किया गया है। और लक्षणा और अभ्यंजना द्वारा जो चमत्कार दिखाया गया है वो रीति मुक्त काव्य धाराओं में दिखाया गया है। ठाकुर जो है वो लोकोक्तियों के द्वारा चमत्कार दिखाते हैं और घनानंद जो है वो लक्षणाओं के द्वारा चमत्कार दिखाते हैं। आलम जो है वो अलंकारों के बल से चमत्कार दिखाते हैं। रीति मुक्त कवियों पर सर्वाधिक प्रभाव फारसी का पड़ा है और फारसी के विद्वान माने जाते हैं घनानंद और आलम। द्विजदेव एक ऐसे कवि होते हैं जिनकी गणना रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धाराओं में किया जाता है, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव जो है वो रीति मुक्त काव्य धारा पे काव्य धारा का ही पड़ता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा कुछ रीतिकाल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कैसी रही है हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और जो टीजीटी पीजीटी या अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद।